नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस में। दोस्तों, ये जो क्लासें हैं आप सभी के लिए हैं। आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। आपके अगर कोई सुझाव है हमारे लिए तो वो भी ज़रूर दें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को शेयर करें। तो दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने प्रारंभ किया था पश्चिमी मरुस्थल। तो दोस्तों हम उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हैं इस कड़ी को और पढ़ते हैं थार का मरुस्थल। तो दोस्तों टॉपिक है हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश और हम पढ़ रहे थे हमारा पहला भौतिक प्रदेश थार मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल या हम कहें से दोस्तों मरु प्रदेश। इसके बारे में हमने दोस्तों पढ़ा था कि थार मरुस्थल जो है दोस्तों वो पाकिस्तान व भारत दो देशों में विस्तृत है। यह सहारा मरुस्थल का ही पूर्वी विस्तार है। थार मरुस्थल पाकिस्तान में 38%, भारत में 62% के लगभग है और इसमें से हमने पढ़ा था कि भारत में यह 4 राज्यों में विस्तृत है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इसका सर्वाधिक जो भाग है वो राजस्थान में है और राजस्थान में इसके अंतर्गत 61.11% क्षेत्र जो है वो थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। उसके बाद में हमने थार मरुस्थल से संबंधित इसके क्षेत्र और जनसंख्या पर बात की थी कि थार मरुस्थल के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो है 61.11% तथा यहाँ पर राज्य की लगभग 40% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। अब दोस्तों उसके बाद में हमने पढ़ा था थार मरुस्थल का डिवाइडेशन, जिसमें हमने 2 भाग बनाए थे, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत हमने पढ़ा था दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हमने दोस्तों पढ़ा था कि वह थार मरुस्थल के कुल क्षेत्र का 41.50% क्षेत्रफल है। यह लगभग जो है वो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के मध्य क्षेत्र, पोखरण, फलोदी और बालोतरा क्षेत्र के मध्य विस्तृत है। यहाँ हमने पढ़ा था भूगर्भीय जल पट्टी राजस्थान के संदर्भ में, जिसे हम लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से जानते हैं, उसके बारे में, सेवन घास के बारे में आदि बातें हमने पढ़ी थी। उसके बाद में दोस्तों हम उस कड़ी का दूसरा जो भाग है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों थार मरुस्थल इसके हमने 2 डिवाइडेशन पढ़े थे, शुष्क मरुस्थल और दूसरा पढ़ा था हमने दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये 2 डिवाइडेशन हमने पढ़े थे। शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत हमने इसको 2 भागों में बांटा था दोस्तों। एक हमने बांटा था इसको बालू का स्तूप मुक्त, जो हमने पढ़ा था मरुस्थल के कुल क्षेत्रफल का 41.50% क्षेत्र है और दूसरा हमने पढ़ा था बालू का स्तूप युक्त, जो कुल क्षेत्रफल का 58.50% क्षेत्र है। अब दोस्तों जो राजस्थान में थार का मरुस्थल है उससे संबंधित हमने बातें की थी कि ये जो थार मरुस्थल है वो अरावली के पश्चिमी 13 जिलों में से सिरोही जिले को छोड़कर अरावली के पश्चिमी 12 जिलों में विस्तृत है, जिनके हमने 2 डिवाइडेशन किए थे। एक तो हमने किए थे दोस्तों पूर्ण मरुस्थलीय जिले, जो हमने बताए थे 7 हैं, और एक हमने पढ़े थे दोस्तों अर्ध मरुस्थलीय जिले, जो हमने बात की थी 5 हैं। पूर्ण मरुस्थलीय जिलों में पूरा बीकानेर संभाग, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर हमने पढ़ा था। अर्ध मरुस्थलीय में हमने झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली और दोस्तों जालौर को पढ़ा था।
इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं इसी क्षेत्र के अंतर्गत जो हमने कल पढ़ा था भूगर्भीय जल पट्टी, उससे आगे। तो उससे आगे हम दोस्तों इसको पढ़ते हैं। नक्शे को मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। हम दोस्तों थार मरुस्थल से संबंधित इसकी जो सभी विशेषताएं हैं वो इस वीडियो के अंत तक जान लेंगे। इस क्षेत्र में जितने भी मरुस्थलीय कार्यक्रम हैं उनसे संबंधित हम पढ़ेंगे। जो काजरी आफरी संस्थान है, मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम वगैरह हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और दोस्तों जो जितनी भी झीलें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, वन वनस्पतियां, थार मरुस्थल की विशेषताएं, तो आप अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों हम कल इस क्षेत्र की बात कर रहे थे कि बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की हमने कल बात की थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो जैसलमेर का क्षेत्र जो पाकिस्तान के साथ लगता है, ये वाला क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है लाठी सीरीज क्षेत्र। इसके बारे में हमने पढ़ा लाठी सीरीज क्षेत्र जो है वो भूगर्भीय जल पट्टी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दोस्तों जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी जो है वो बहती थी, तो उसके भी यहाँ साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों हमने एक बात की थी कि सरस्वती नदी के उद्गम को जानने का जो प्रयास है वो दोस्तों एक राजस्थान से संबंधित गोलबेता हैं, वीएस वाकणकर इतिहासकार हैं। उन्होंने वीएस वाकणकर इन्होंने सरस्वती नदी के उद्गम स्थल को जानने हेतु 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। उससे संबंधित हमने बात की। वर्तमान में हरियाणा जो सरकार है वो इसके उद्गम को जानने के लिए कमेटी गठित कर चुकी है। तो वर्तमान में जो सरस्वती नदी है, जो कहते हैं कि 500 वर्ष पूर्व जो है इस क्षेत्र में बहती थी, और वर्तमान में जो इसका अवशेष है वो हमें घग्गर नदी के रूप में दिखाई देता है, जो हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में विस्तृत है। हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है। तो वो घग्गर नदी जो है वो वर्तमान किसका रूप है? सरस्वती नदी का रूप मानी जाती है। उसके बाद में हम दोस्तों बात करें बालुका स्तूप युक्त प्रदेश की। तो दोस्तों जो मरुस्थल है, मरुस्थल, इस थार मरुस्थल जो है इससे संबंधित जो प्रथम परिभाषा है दोस्तों, प्रथम परिभाषा है वो दी थी दोस्तों 1949 में अबूर विले ने। थार मरुस्थल से संबंधित जो प्रथम परिभाषा है दोस्तों वो दी थी अबूर विले ने, और इन्होंने यह बताया कि मृदा का ह्रास होना ही मरुस्थलीकरण है। अर्थात मृदा की उत्पादकता का घटना या मृदा में उपजाऊ तत्वों का घटना ही क्या है? मरुस्थलीकरण है। तो थार मरुस्थल से संबंधित प्रथम परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो पहले व्यक्ति हैं अबूर विले, जिन्होंने थार मरुस्थल से संबंधित अपनी परिभाषा में इस बात को बताया। हम इससे संबंधित जो बातें हैं उसको मरुस्थल के निर्माण आदि से संबंधित वो हम आगे टॉपिक में करेंगे। अभी अपने जो क्रम से कर रहे हैं उसी हिसाब से चल रहे हैं। दूसरा दोस्तों हम बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की। तो दोस्तों अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उससे संबंधित हमने बात की थी कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जो है उसको हमने 4 भागों में बांटा था। तो उसके 4 कौन कौन से भाग हैं वो मैं थोड़ा बता देता हूं। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को हमने 4 भागों में बांटा था। एक हमने किया था इसमें दोस्तों घग्गर प्रदेश, दूसरा हमने पढ़ा था दोस्तों गोंडवाना प्रदेश, दूसरा या हम इसको कह लें दोस्तों लूणी बेसिन, तीसरा हमने पढ़ा था दोस्तों नागौरी उच्च भूमि, और चौथा हमने पढ़ा था दोस्तों शेखावाटी प्रदेश।
शेखावाटी प्रदेश। ये हमने पढ़ा था अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत। अब दोस्तों इसके अंतर्गत अपने पहला करते हैं घग्गर प्रदेश। घग्गर प्रदेश दोस्तों, जो घग्गर प्रदेश है वो ये वाला क्षेत्र है जिसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर का घग्गर नदी का जो क्षेत्र है ये वाला घग्गर प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह खांदर भूमि क्षेत्र है, खांदर भूमि क्षेत्र है जो दोस्तों प्रतिवर्ष जो है अपने साथ घग्गर नदी जो मिट्टी लेकर आती है वो इस क्षेत्र में बिछा दी जाती है। तो इसके मैदान में पाए जाने वाली जो मृदा है वो है प्रतिवर्ष वाली खांदर मृदा, तथा इस क्षेत्र में जो प्राचीन जलोढ़ मृदा का प्रसार है वो है दोस्तों बांगर मृदा। इस खांदर बांगर मृदा या जो मैदान है दोस्तों, इनका निर्माण उसी काल में हुआ जिस काल में टेथिस मरुस्थल का निर्माण या टेथिस महासागर का निर्माण हुआ था। तो टेथिस सागर से ही मरुस्थल का निर्माण हुआ है और टेथिस सागर से ही दोस्तों क्या है कि इस जलोढ़ मृदा के मैदान जो नवीन खांदर है उनका निर्माण बाद में हुआ है, जबकि बांगर जो मृदा है उसका जो निर्माण है वो बहुत पहले हो चुका है। तो लूणी नदी बेसिन के अंतर्गत दोस्तों हमने बात की कि लूणी नदी बेसिन कौन सा क्षेत्र है, हनुमानगढ़ गंगानगर का घग्गर नदी का क्षेत्र। इससे संबंधित अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो दोस्तों जो भारत है, इस भारत में हिमालय का जो सबसे निचला हिस्सा है, जो तीसरी श्रेणी है वो है शिवालिक, शिवालिक श्रेणी। इस शिवालिक श्रेणी में हिमाचल प्रदेश के माना पर्वत से घग्गर नदी का उद्गम होता है। यह पंजाब हरियाणा में बहते हुए राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। जब इसमें पानी होता है तो फोर्ट अब्बास तक जाती है, वरना कई बार भटनेर के पास या टिब्बी तलवाड़ा झील का निर्माण करती है, कई बार भटनेर के पास विलुप्त हो जाती है और कई बार अनूपगढ़ के पास विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों जो ये घग्गर नदी वाला क्षेत्र है इसके पास बसा हुआ जो क्षेत्र है भटनेर, जिसे हम आज हनुमानगढ़ कहते हैं, वो इस घग्गर नदी के पेंदे से नीचे बसा हुआ है। तो राजस्थान में ऐसे दो शहर हैं, एक तो लूणी बेसिन के पेंदे से नीचे बसा हुआ शहर है दोस्तों बालोतरा, जो बाड़मेर में है। तो एक बार आरएस वगैरह में प्रश्न आया कि जब अजमेर की पहाड़ियों में बरसात होती है, यहाँ अजमेर की पहाड़ियों में बरसात होती है तो बाढ़ कहाँ आती है, तो बाढ़ आती है बालोतरा में। तो उसका कारण क्या है कि ये जो जल है वो लूणी नदी के माध्यम से सबसे निचले क्षेत्र में जाकर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। तो लूणी नदी के पेंदे से नीचे बसा हुआ शहर है बालोतरा और घग्गर नदी के पेंदे से नीचे बसा हुआ शहर है हनुमानगढ़। ये है हमारा लूणी बेसिन, हनुमानगढ़ गंगानगर सरस्वती नदी के बहाव का क्षेत्र, जिसे वर्तमान में हम घग्गर नदी के नाम से कहते हैं कि वर्षा आने पर इसका जल जो है घर घर पहुंच जाता था, इसलिए इसे घग्गर कहा जाता है। बाकी इसे सरस्वती नदी, दृष्टवती नदी, वैदिक नदी, इंडो ब्रह्मा नदी, नट नदी, सोत्तर नदी, वैदिक नदी आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे नवदीतमा नदियों की माता व देवीतमा देवताओं की माता भी कहा गया है। दूसरे हम इस क्षेत्र में बात करते हैं दोस्तों गोंडवाड़ा प्रदेश। तो गोंडवाड़ा प्रदेश जो है दोस्तों उसमें सम्मिलित क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों जो लूणी नदी है जिसका उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से, लूणी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से। यह जो है पाली, जालोर और बाड़मेर, पाली, जालोर और बाड़मेर में जो लूणी नदी का बेसिन क्षेत्र है
लूणी नदी का बेसिन, बेसिन होता है किसी नदी का बहाव क्षेत्र जहां वो नदी बहती है। तो पाली, जालोर और बाड़मेर, पाली, जालोर व बाड़मेर, पाली, जालोर व बाड़मेर में लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को राजस्थान में गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में यहाँ पर गोड नामक ब्राह्मण जाति का राज था, इसी कारण गोड ब्राह्मणों के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश लूणी नदी का बेसिन क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंदर मुख्यतः पाली, जालोर और बाड़मेर जिलों को सम्मिलित किया जाता है। और इस क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा है वो भी कौन सी है दोस्तों, गोडवाड़ी भाषा। इस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, गोडवाड़ी। तो इस क्षेत्र विशेष के नाम पर है, तो वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस गोडवाड़ बेसिन के अंतर्गत दोस्तों जो बाड़मेर व जालोर में जो पहाड़ियां फैली हैं, जिन्हें हम कहते हैं 56 की पहाड़ियां, 56 की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, ये बाड़मेर और जालोर में विस्तृत है, बाड़मेर व जालोर में विस्तृत है। ये दोस्तों हमादा मरुस्थल का उदाहरण है, हमादा मरुस्थल का उदाहरण है। जो मरुस्थलों के दोस्तों प्रकार हैं या इनका जो वर्गीकरण है वो हम आगे करेंगे। यहाँ आपको बता दूं कि जो पथरीला या चट्टानी मरुस्थल है उसे हम हमादा मरुस्थल कहते हैं, और जो बाड़मेर जालोर क्षेत्र में जो अवशिष्ट पहाड़ियों का रूप है ये कहलाती हैं राजस्थान में 56 की पहाड़ियाँ। 56 की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, इसीलिए पूछ लेते हैं कि इन पहाड़ियों का संबंध किस धर्म से है, तो यहाँ जैन धर्म से संबंधित ये पहाड़ियाँ हैं। 56 की पहाड़ियों से संबंधित कुछ स्थान हैं जिन पर अपने बात करें कि दोनों जिलों में कौन कौन से स्थान इन पहाड़ियों से संबंधित है। तो 56 पहाड़ियाँ बाड़मेर में दोस्तों नाकोड़ा पर्वत है, मल्लानी क्षेत्र है और दोस्तों मेवा नगर है, मेवा नगर है। तो नाकोड़ा पर्वत, मल्लानी क्षेत्र और मेवा नगर। जो मल्लानी क्षेत्र है दोस्तों वो संत मल्लीनाथ जी, संत मल्लीनाथ जी के नाम पर इसका नाम जो है वो मल्लानी क्षेत्र पड़ा है, जिनकी याद में यहाँ पर तिलवाड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। दूसरा, मेवा नगर पर भी प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों कि मेवा नगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये 56 की पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, 56 की पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, या हम कहें कि यह जो है वो जैन धर्म से संबंधित क्षेत्र है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो जो जालोर का क्षेत्र है, जालोर, यहाँ दोस्तों जसवंतपुरा और सुंदा माता, जसवंतपुरा और सुंदा माता क्षेत्र के अंदर ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। जसवंतपुरा व सुंदा माता क्षेत्र में जो सुंदा माता क्षेत्र है, यहाँ सुंदा पर्वत के ऊपर सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है, इस पर भी प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया है। सुंदा माता पर्वत पर राजस्थान का प्रथम रोपवे जो है स्थापित किया गया है। रोपवे रस्सी के सहारे चलने वाला झूला, पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से जो है इसे स्थापित किया गया है। दूसरा कि जो सुंदा माता पर्वत है इसे राजस्थान में प्रथम भालू अभयारण्य क्षेत्र, प्रथम भालू अभयारण्य या भालुओं के लिए रिजर्व क्षेत्र जो है घोषित किया गया है। तो राज्य का पहला भालू अभयारण्य भी यहाँ स्थापित किया गया है। राज्य का प्रथम रोपवे जो है वो यहाँ स्थापित किया गया है। इसके अलावा बात करें रोपवे की तो दोस्तों जो सेकंड रोपवे है राजस्थान में वो स्थापित किया गया है पिछोला झील के किनारे उदयपुर में, और जो थर्ड रोपवे दोस्तों उसे पुष्कर
पुष्कर, अजमेर में। तो ये 3 रोपवे जो हैं वो राजस्थान में अब तक बने हैं दोस्तों। पहला रोपवे सुंदा माता पर्वत जालोर पे स्थित है, दूसरा पिछोला उदयपुर में है और तीसरा पुष्कर अजमेर में स्थापित है। तो 3 ये रोपवे पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से राज्य में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अब इस गोंडवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत हमने पढ़ा कुछ यहाँ बेसिक जो बातें हैं उन पर बात करते हैं। जैसे चंदन नलकूप है, यहाँ पर बटाड़ू का कुआं है, यहाँ पर पीपलुंद है और यहाँ पर है इसी क्षेत्र के अंतर्गत पोखरण। दोस्तों जो चंदन नलकूप है ये मीठे पानी का स्रोत है, मीठे पानी का स्रोत है और ये दोस्तों जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। इसे राजस्थान में थार का घड़ा कहा जाता है, थार का घड़ा। थार का घड़ा किसे कहते हैं? चंदन नलकूप को जैसलमेर में है। क्या ये मीठे पानी का स्रोत है जिसे राजस्थान में थार के घड़े के नाम से जाना जाता है। दूसरा दोस्तों बटाड़ू का कुआं, ये बाड़मेर में है। इसे रेगिस्तान के जल महल के नाम से जाना जाता है, रेगिस्तान का जल महल। तो रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बट्टाड़ू के कुएं बाड़मेर को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। तीसरा दोस्तों पीपलूद, पीपलूद भी दोस्तों बाड़मेर में है, जिसे मरुस्थल का माउंट आबू, मरुस्थल का माउंट आबू कहा जाता है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक जो वर्षा है वो पीपलूद क्षेत्र के अंतर्गत होती है। इसे मरुस्थल का माउंट आबू भी कहा जाता है। और जो पोखरण है दोस्तों, इसे कहा जाता है भारत का शक्ति धाम, भारत का शक्ति धाम। तो भारत का शक्ति धाम किसे कहा जाता है? पोखरण को। क्यों कहा जाता है? क्यों? तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहां पर भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया मई 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में प्रथम परमाणु परीक्षण जो है राजस्थान का वो यहां किया गया। दूसरा जो भारत का परमाणु परीक्षण है दोस्तों वो 1998 में यहां किया गया, सेकंड परमाणु परीक्षण। मई 1998 में हुआ ये, और ये हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। और इन्हीं के समय सर्वाधिक 5 परमाणु परीक्षण किए गए, इन्हीं के समय सर्वाधिक 5 परमाणु परीक्षण किए गए। जो प्रथम परमाणु परीक्षण है दोस्तों ये स्माइलिंग बुद्धा नाम से किया गया, स्माइलिंग बुद्धा नाम से किया गया था। तो ये इसी क्षेत्र से संबंधित हमने 2-4 चीजें और जानी कि क्षेत्र में चंदन नलकूप है जो मीठे पानी का स्रोत है, जैसलमेर में इसे थार का घड़ा कहा जाता है। दूसरा दोस्तों एक आता है प्रश्न मारवाड़ का अमृत सरोवर, वो कहा जाता है दोस्तों जो जालोर में स्थित बांध है उसे, कौन सा बांध दोस्तों? जवाई बांध। तो जवाई बांध जो है उसे कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। दूसरा दोस्तों यहाँ पर बटाड़ू का कुआं, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर में है जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है।
पीपलुंद है बाड़मेर में, जिसे मरुस्थल का माउंट आबू भी कहा जाता है। तथा पोखरण जो है भारत का शक्तिधाम कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण मई 1974 में इंदिरा गांधी जी के समय किया गया, और दूसरा परमाणु परीक्षण जो है वो मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय यहाँ किया गया था। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। तो नागौरी उच्च भूमि की बात करें हम, तो जो नागौर का क्षेत्र है, जहां पर ये वाला क्षेत्र नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों शेखावाटी का दक्षिणी क्षेत्र का दक्षिणी भाग तथा नागौर क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र को बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। बांगड़ या बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये बाढ़ रहित उच्च भूमि का क्षेत्र है। बाढ़ रहित उच्च भूमि का क्षेत्र है, जिसे हम मुख्यतः मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी, तथा जायल श्रेणी में बांटकर पढ़ते हैं। जो शेखावाटी का दक्षिणी और नागौर संपूर्ण का जो क्षेत्र है, जो उच्च भूमि क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम बांगर प्रदेश कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा शब्द बांगड़ के धनी कौन है? धनी स्वामी। तो इस क्षेत्र में नरहड़ के पीर शक्रिया बाबा की दरगाह है। शक्रिया बाबा, तो नरहड़ के पीर जो शक्रिया बाबा की दरगाह है, चिड़ावा झुंझुनू में, इन्हें मुख्यतः हम बांगड़ के धनी जो है वो कहते हैं इनके शक्कर का भोग लगता है, इसलिए इन्हें शक्रिया बाबा कहा जाता है। तो इस बांगड़ प्रदेश या जो नागौरीय उच्च भूमि है, इसको हम मुख्यतः 3 श्रेणियों में पढ़ते हैं: मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी और जायल श्रेणी। जो दोस्तों मकराना श्रेणी है, इस पट्टी के अंतर्गत संगमरमर का जवाब है। संगमरमर का जमाव है, और जो यहां पर संगमरमर पाया जाता है वो कैलसाइट, जो यहाँ संगमरमर पाया जाता है वो कैलसाइट प्रकार का पाया जाता है। और मकराना जो है वो भारत में सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, जिससे प्रसिद्ध जो है हमारा ताजमहल जो है वो बना है। इसके साथ ही हम बात करें तो दिल्ली और जयपुर में बिड़ला मंदिर जो हैं, विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में, रणकपुर आबू देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, जसवंतथड़ा है जोधपुर, ये सभी जो हैं दोस्तों इमारतें वो मकराना के सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। तो मकराना श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर जमाव के लिए प्रसिद्ध है। ये मुख्यतः नागौर में है। दूसरा है दोस्तों मांगलोद श्रेणी। ये नागौर से बीकानेर के मध्य फैली है। नागौर से बीकानेर के मध्य फैली है। ये जिप्सम जमाव क्षेत्र, जिप्सम जमाव क्षेत्र है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन करने वाला जो जिला है दोस्तों
वो है नागौर, और नागौर का प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वो है गोठ मांगलोद। परंतु वर्तमान में क्या है दोस्तों कि जो जामसरा बीकानेर, यहाँ जिप्सम के बहुत बड़े भंडार जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। जिप्सम एक प्रकार का चूना होता है जो दोस्तों सेम समस्या जो है उसके निराकरण में सहायक है, जबकि सेम समस्या का वैसे कारण भी जो है जिप्सम को माना जाता है। तो भूमि की जो क्षारीयता की समस्या है उसे खत्म करने का प्रमुख जो साधन है वो क्या है, जिप्सम है। और भूमि में अम्लीयता की समस्या के निराकरण के लिए हम रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। तो मांगलोद जो श्रेणी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम जमाव का क्षेत्र है। यह नागौर से बीकानेर के मध्य फैला हुआ है और इस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक जिप्सम पाया जाता है। देश की प्रसिद्ध जिप्सम की खान कौन सी है, गोठ मांगलोद नागौर में, जो पिछली बार RS प्री के अंदर पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद में तीसरी श्रेणी है जो दोस्तों वो है जाइल श्रेणी। इसे फ्लोराइड पट्टी या दोस्तों कुब्बड़ पट्टी, हॉन्च बेल्ट या इसे दोस्तों बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो जाइल श्रेणी जो है दोस्तों वहां पर पानी में क्या है, फ्लोराइड जो है उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है और यह दोस्तों राजस्थान में नागौर व अजमेर के मध्य फैली है। नागौर व अजमेर के मध्य जो क्षेत्र है वहां पर फ्लोराइड युक्त पट्टी है, उसे जाइल श्रेणी कहा जाता है। इसके कारण जो है इस पानी के लगातार उपयोग के कारण जो कहते हैं हड्डियां जो हैं वो मुड़ने लगती है, इसीलिए इसे कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी या हॉन्च बेल्ट आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने पढ़ा नागौरी जो उच्च भूमि क्षेत्र है उसे हमने 3 भागों में बांटकर पढ़ाया है। एक तो इसमें दोस्तों मकराना श्रेणी, जो मकराना श्रेणी है वो दोस्तों संगमरमर जवाब के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो संगमरमर है किस किस्म का पाया जाता है, कैल्साइट किस्म का, ये सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। दूसरा हमने पढ़ा दोस्तों मांगलोद श्रेणी नागौर बीकानेर तक फैली है, ये जिप्सम जमाव का क्षेत्र है और देश की प्रसिद्ध जो खान है वो है गोठ मांगलोद नागौर। वर्तमान में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन नागौर जिला करता है। तीसरा हमने पढ़ा जाइल श्रेणी, जो जाइल श्रेणी है वो फ्लोराइड युक्त पानी के लिए या फ्लोराइड पानी वाले जमाव के लिए प्रसिद्ध है और इसे हम राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी, हॉन्च बेल्ट या बांका पट्टी के नाम से जानते हैं। यह मुख्यतः नागौर और अजमेर के मध्य फैली है, जिस पर आपको पता है आप बचपन से 55 तक इसको पढ़ रहे हैं, तो हर एक परीक्षा में लगभग इससे संबंधित जो प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं।